नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा फुल एनर्जी के साथ में, जबरदस्त क्लास होगी आपकी। आज हम पढ़ेंगे हमारे ब्लड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में शुरू कर दिया था हमने इसको, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और हाँ, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, कल वाली क्लास नहीं देखी है, तो उस क्लास को जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उस क्लास में हमने ब्लड के बारे में जो भी बेसिक्स थे सभी बेसिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सीधे क्वेश्चन टपकता है, तो वो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है, जिसमें ब्लड के बारे में बेसिक्स को सभी को कवर किया। उसमें हमने फिर प्लाज्मा को भी कवर किया, और हमने आरबीसी को भी फुल डिटेल में कवर कर लिया है। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपका अपने नोट्स से ही आ जाएगा। जो मैंने कल नोट कराया उसी में से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो भी लिखता हूँ यहाँ पर छापते हुए जाया करो, क्योंकि अगर छापोगे तो बार बार आप मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन भी बार बार कर पाओगे। ठीक है, जब रिवीजन बार बार कर लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलो शुरू करें फिर। वही क्लास को भी शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। और दिल और दिमाग को क्लास में रखिएगा, बोर्ड पर पूरा ध्यान होना चाहिए आपका, इधर उधर की बातों को थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसी को आगे से तो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। हमने सॉलिड पार्ट को कवर कर रहे थे, सॉलिड पार्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें आरबीसी वाले पार्ट को हम अच्छे तरीके से फुली डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब लिखिएगा, उसी में दूसरा पार्ट रहेगा आपका। दूसरा पार्ट का नाम लिखिएगा WBC। क्या नाम है दूसरे पार्ट का? WBC लिखिएगा। WBC के बारे में मैं फुल डिटेल में बात करूंगा आपको, तो समझते हुए जाइएगा। और भाई इंजॉय के साथ में पढ़िएगा। ठीक है, तो WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, क्या देखिए लिखिएगा, वाइट ब्लड। देखो कहीं कहीं सेल भी मिलेगा आपको, वाइट ब्लड सेल भी मिलेगा और कार्पस कल भी मिलेगा। ठीक है, कार्पस कल्स भी मिलेगा आपको। कार्पस कल्स का मतलब होता है कणिकाएं, इसका मतलब होता है कणिकाएं। ठीक है, क्या मतलब होता है? कणिकाएं। समझ आया क्या? ठीक है, इसका मतलब सेल होता है, तो कुछ भी कैसे भी मिलेगा तो आपको छाप देना है। तो वाइट WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड कार्पल्स, या बोले तो सेल। क्लियर हुआ? अब देखिएगा इसी के बारे में पूरा डिटेल। यहाँ बताइएगा इसकी खोज किसने की थी? सर इसकी खोज किसने की थी? खोज बताइए सर। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था एंड्रल एंड एडिशन नाम के दो वैज्ञानिक थे। एंड्रल और एडिशन नाम के दो वैज्ञानिक थे। हिंदी में लिखो एंड्रल, लिखो ऐसे लिखो, एंड्रल एंड एडिशन। एंड्रल और एडिसन नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। हिंदी में थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, जैसा भी हो लिख लो, छाप लो। ठीक है, इनको थोड़ा माइंड नहीं करना है कि बस आपको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, एंड्रल और मेरे हिसाब से देखो ये भी गलत लिखे, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो समझना है इसमें ना। एंड्रल एडिशन ऐसे लिखते हैं, एडिशन। ठीक है, एंड्रल और एडिशन। ठीक है भाई, ऐसे लिखते हैं। अब तो सही हो गया ना? ठीक है, चलो। एंड्रल और एडिशन नामक वैज्ञानिकों ने WBC की खोज की थी। और हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। जो WBC के अंदर एक्चुअल में जो लिविंग सेल की खोज हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा सा डीपली लेके चलूँ तो आपको ने पता हो। तो जैसे जो एक तो होती है आपकी मृत कोशिका, और एक है आपकी जीवित कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब? 1664 में की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आए थे ल्यूवेनहॉक साहब ने WBC में जो मवाद होती है ना, उसमें से खोज की थी। किसकी? जीवित कोशिका की खोज भी किस में हुई? इसी में हुई थी। ठीक है भाई, NCERT में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उसको छाप लिया करो दिमाग में। नहीं छापोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जो भी बोलता हूँ सबको दिमाग में सेट करते हुए जाया करो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं WBC के बारे में। WBC के उपनाम क्या होते हैं? सर उपनाम क्या है? सर उपनाम तो इसके बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। क्या होते हैं इसके उपनाम? कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उपनाम लिख लीजिएगा इसका, यहाँ से क्वेश्चन टपक जाता है। क्या उपनाम क्या है WBC के? जो WBC है एक्चुअली, WBC का काम क्या होता है हमारे शरीर में, पहले समझ लो। WBC जैसे किसी देश के अंदर जैसे आर्मी होती है ना, किसी देश के अंदर जैसे आर्मी पुलिस फोर्स वगैरह होती है ना,
उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो आर्मी या पुलिस की तरह जो कार्य करता है, फोर्स की तरह WBC काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे शरीर में जो रक्षा करने की जो कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं WBC। हमारे शरीर में जो बाहर से रोगाणु प्रवेश करते हैं, जो हानिकारक जो रोगाणु प्रवेश करते हैं, जो दूषित हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, उन सभी से रक्षा करता है कौन सी कोशिकाएं करती हैं? हमारी WBC, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, तो क्या करती है भाई? रक्षा करती है। समझ आया? तो इनको इम्यूनो सेल भी कहते हैं। इम्यून सेल लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखते चलो भाई। इनको इम्यून सेल भी कहते हैं। क्या? इनको इम्यून सेल नाम बता दिया। क्यों बताया ना? इम्यून सेल नाम क्यों दिया मैंने, बताइएगा। इम्यून सेल मैंने क्यों बोला, ऐसे आराम से बोलूंगा मैं आपको, थोड़ा सा चीज़ों को समझते जाएंगे। इम्यून सेल का मतलब हुआ कि देखो WBC क्या है? हमारे देश की एक आर्मी बोल लो या सेना बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये क्या कर रक्षा करते हैं, हमारी करती है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो हलचलें होती हैं उनकी रक्षा करती है। भाई कौन? ये जो WBC, ये इनकी क्या, जो भी बाहर से आएगा तो इनसे पूछ के आएगा, अगर अंदर घुस भी गया तो ये इनको खलास कर देते हैं। कौन करते? खलास, WBC खलास कर देते हैं। थोड़ा सा आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा जैसे चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। और नाम देखिएगा इनका, इसका नाम होता है फाइटर सेल। ठीक है, लड़ने वाली होगी ना फिर तो इनका नाम फिर फाइटर सेल भी होता है। क्या होता है? इसी को फाइटर सेल भी बोल लेते हैं। फाइटर सेल बोले तो, और फिर क्या हुआ? इसको बॉडीगार्ड सेल भी बोल लेते हैं। क्या? बॉडीगार्ड, इसको बॉडीगार्ड सेल भी बोल लेते हैं। देखो कितने नाम आगे। इसको शोल्डर सेल भी बोल देते हैं। क्या? शोल्डर सेल भी बोल लेते हैं। ठीक है, और क्या बोलना चाहें? इसको इम्यून सेल भी बोल दिया, फाइटर सेल बोल दिया, बॉडीगार्ड सेल बोल दिया। ठीक है, या ये बहुत सारे नाम हो गए। और क्या नाम है? और एक नाम और लिख लो, इसे फेगोसाइटिक सेल भी बोल दिया था। क्या? फेगोसाइटिक सेल। सर फेगोसाइटिक सेल क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल वह होती है जो परजीवी होते हैं, जीव हैं, उनको अपने अंदर पचा करके खा जाती है, मार देती है, उन्हें फेगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उपनामों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो WBC है, WBC हमारे शरीर में रक्षा करने का काम करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में ये होती हैं। ठीक है, तो इसी की बदौलत जैसे छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, तो हम थोड़ा सा ऐसे वैसे 1-2 दिन घूम के फिर के तो ये अंदर से ठीक हो जाए, तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो WBC उसके लिए जिम्मेदार होती है। अगर जिनमें WBC कम है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जिनमें ये ज़्यादा डेवलप होती हैं वो बीमार नहीं होते हैं, ज़्यादा कोई उन पर असर नहीं पड़ता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक की चीज़ें हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बारे में और जान लो सर। WBC के बारे में सर खोज बता दी मैंने। एंडरले एंड एडिशन नाम के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, इसका नाम बता दिया। सर इसको दूसरा एक नाम और होता है, एक नाम और कहाँ लिखिएगा? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिएगा। इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। लिखिएगा, इसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। लिखिए ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ल्यूकोसाइट कोशिका भी कहते हैं। कितने नाम बता दिए? यहीं से टपकेगा भाई, जाएगा कहाँ? भाग के कहाँ जाएगा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन अलग से थोड़ी ना बना देगा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा तो यहीं से क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे समझ में यहाँ तक। अब बात करते हैं सर इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये जो WBC है यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, थोड़ा सा इसको अलग ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, जिससे छाप लेना, आप छापने में आसानी होगी आपको। एक ही बोर्ड पर लिखिएगा इनकी संख्या। चलो क्वांटिटी की बात करें तो हिंदी में लिखते चलते। संख्या कितनी होती है सर? 8 से 10,000 कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? 8 से 10,000 होती है। सर कितने में? 100 ml में। कितने में? 100 ml। ठीक है, 100 ml में कितनी होती है? 8 से 10,000 इनकी संख्या होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करें, इनकी संख्या बता दिया। सर जीवन काल कितना होता है इनका? जीवन काल लिखें तो लाइफ स्पैन, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख लो। लाइफ स्पैन होता है इनका 8 से लेकर के 10 दिन। 8 से 10 दिन इनका जीवन काल होता है। और क्या पॉइंट बनता है यहाँ पर WBC के बारे में? ठीक है, 8 से 10 दिन का इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। सर इनका निर्माण कहाँ होता है? लिखिएगा निर्माण। इसका जो निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है?
अस्थि मज्जा में सर इनका WBC का निर्माण होता है। सर ये मरती कहाँ है? सर डेड कहाँ होती है, मृत कहाँ होती हैं? तो ये मरती हैं ब्लड में। कहाँ मरती हैं? रक्त में मर जाती हैं, ब्लड में ये मर जाती हैं। मैंने अस्थि मज्जा के बारे में कल पूरा डिटेल में समझा दिया था, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मरती कहाँ है? ब्लड में। और रीजनरेट भी कहाँ हो जाती है? आपकी ब्लड में ही हो जाती हैं। यहाँ तक बेसिक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई बताइएगा। सभी को जो बेसिक वाली चीज़ें हैं वो समझ में आया कि नहीं आया भाई बताइए, ठीक है। चलो इसका शेप की बात करें तो शेप इसका इरेगुलर होता है, तो कुछ इस तरीके से जैसे अमीबा होता है ना, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो शेप है इरेगुलर होती है, अनियमित आकार की होती है। एक बार लिख लीजिएगा, नोट कर लो। WBC के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया है। तो नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा भाई, जो भी है नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो और कुछ इसमें, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी लिख लेना यहाँ पर, क्लियर हुआ? नोट कर लो भाई, आराम से नोट करिएगा। और पिछली क्लास में ये तो मैंने बता दिया था ना कि जो सबसे बड़ा साइज होता है, सबसे बड़ा साइज इसका होता है जो WB, जो ब्लड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ब्लड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका क्या? ब्लड के अंदर जो ब्लड है, जो ब्लड के अंदर लार्जेस्ट सेल होती है, क्या होती है? लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होती है ब्लड के अंदर आपकी WBC, सबसे छोटी कोशिका होती है RBC। और हाँ, इसमें केंद्रक वाला भी तो लिख लो, इसमें सर केंद्रक भी तो पाया जाता है। केंद्र, न्यूक्लियस के बारे में लिखा ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्या न्यूक्लियस क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, लिखिएगा। इसमें जो आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक भी इसमें पाए। देखो थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लिया करो आप, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लिया करो, थोड़ा हिंदी में भी लिख लिया करो, क्या दिक्कत है? यहाँ तक तो समझ आया। एक बार क्विक रिवीजन करिएगा। हम, मेरा मोटिव है कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, चाहे मैं बार बार कितनी बार बोलूँ, मेरा एनर्जी आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बोलिएगा मेरे साथ में, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। दूसरा बोलिएगा इसका पॉइंट आता है, खोज किसने की? एंडल और एडिसन नामक वैज्ञानिकों ने खोज की थी। इसके उपनाम क्या है? तो मैं उपनाम तो यहीं से बन जाएंगे ऑटोमेटिक। कैसे बन जाएंगे? कि हमारे शरीर में सेना की तरह कार्य करती है, फोर्स की तरह कार्य करते हैं। फोर्स मतलब रक्षा का काम करते हैं, तो रक्षा से बन जाएगा इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल हो गया, ठीक है। इम्यून सेल बोलेंगे इसको। फाइटर, हिंदी में भी लिखें क्या इसको? मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम होगा। प्रतिरक्षा, इसको लिखिए प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कोशिका, ठीक है। हिंदी में भी लिखो, चलो प्रतिरक्षा कोशिका बोल देंगे इसको। लड़ने वाली बोल दो, ठीक है, लड़ने वाली कोशिका। इसको बॉडीगार्ड या रक्षक कोशिका बोल दो, इसको रक्षक। इसको सोल्डर, सिपाही बोल दो, सिपाही भी हो गया ना। और क्या बोले तो इसको परजीवी, इसको फेगोसाइटिक बोल दो। फेगोसाइटिक का फेगोसाइटिक ही आता है, ठीक है, जो कि मारने का काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी बहुत बार पूछा गया है, ल्यूकोसाइट, लिखिएगा ल्यूकोसाइट। इसका जो संख्या होता है कितना होता है? 8000 से लेकर 10,000 होता है। जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और ये मरती कहाँ पर है? ब्लड में। तो रीजनरेट भी कहाँ पर होती हैं? ये बनती, दोबारा से अगर बनती हैं तो भी आपके ब्लड में बन जाती है। यहाँ तक जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो आपको बेसिक वाला कवर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिएगा, हो गया होगा। चलो बढ़े फिर आगे, चलो मिटाते हैं, अब आराम से आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। अभी कुछ नहीं भाई, देखो इसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको पढ़ाऊँगा, पूरा समझिएगा। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनको पुनः फिर 2 भागों में बांट देते हैं। जो WBC है ना, WBC को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सर कितने भागों में बांटेंगे भाई? 2 भागों में बांटेंगे। पूरा देखते हो जाइएगा, WBC को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। अब हम पूरा ध्यान यहीं पर बोर्ड पर रहना चाहिए आपका, ठीक है। कितने भागों में बांटेंगे WBC को? सर 2 भागों में बांटेंगे। तो देखिए जो WBC होती है, ध्यान यहाँ पर लिख देता हूँ, जो WBC है इसको 2 भागों में अगर हम बांटते हैं तो देखिएगा 2 भागों में इसको बांट करके अध्ययन करेंगे WBC का। एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। एक होता है कणिकामय, हिंदी में लिखिएगा कणिकामय और अकणिकामय। क्या लिखेंगे? अकणिकामय,
में लिखिएगा, अकणिका में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो नाम, इसको जो WBC है दो भागों में इसको विभाजित करते हैं हम, एक होता है कणिका में और एक अकणिका में। ठीक है, दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर जो कणिका में वाले इनको तीन भागों में बांटते हैं, इसको तीन पार्ट में बांटेंगे। तो पहले पार्ट है आपका बेसोफिल्स, लिखिएगा, लिखते हुए जाइएगा मेरे साथ में। बेसोफिल्स बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसोफिल्स पहले इंग्लिश में लिख लो, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स लिखिएगा मेरे साथ में। एक होता है इशिनोफिल्स, क्या? इशिनोफिल्स लिखिएगा। हिंदी में लिखो वेसोफिल्स, वेसोफिल्स क्या बोलते हैं? वेसोफिल्स। दूसरा लिखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तीसरे बार की बात करें तो इशिनोफिल्स, इसी तरीके से आपको ये नाम पूछेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेगा, सभी समझते हुए चलेगा। तो देखिएगा जो WBC है इसमें जो कणिका में जो पार्ट है उसको तीन भागों में बांट देते हैं। मैं बता कौन कौन से, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इशिनोफिल्स। इस वाले पार्ट को दो भागों में बांटते हैं, इस वाले पार्ट को दो भागों में बांटते हैं। मार्कर और दूसरा ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा डिफरेंट कलर होगा तो आपके दिमाग में थोड़ा जल्दी हो पाएगा, सेट हो पाएगा। देखो इसी को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है आपका ल्यूको, एक होता है एक तो है मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। लिखिएगा, हिंदी में लिखता हूँ, मोनोसाइट, दूसरा लिखिएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को भी दो भागों में बांटते हैं, बी सेल और टी सेल। ठीक है, बी सेल और टी सेल। बी सेल टी सेल थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में आता नहीं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन जो 5 पहलू हैं इन पर पूरा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है भाई, चलो देखिएगा एक बार दोबारा से देखिएगा। जो कणिका में पार्ट होता है उसके तीन भाग होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इशिनोफिल्स। और इधर जो ग्रेनुलोसाइट वाला पार्ट होता है इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो तरीके सेल होते हैं। हम पढ़ रहे हैं भाई अभी WBC के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कुछ पढ़ लिया हो, कुछ नहीं पढ़ा, अभी बहुत बाकी है पढ़ने को। फिर ऐसा कर देखो, यहीं पर लिख लीजिएगा। अब यहीं पर छाप लो, एक चीज़ और छापिएगा यहीं पर। हमारे शरीर में जो WBC होता है ना, ध्यान सुनिएगा, WBC के अंदर कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक होती हैं? क्या WBC के अंदर कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक होती हैं? तो ऑप्शन इस तरीके से इनमें से कोई भी आपको गिवन होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे जो ज़्यादा होती हैं वो होती हैं आपकी न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा। लिखिएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है भाई? न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा संख्या में होती हैं। ये होती है सबसे कम। बेसोफिल्स सबसे कम होती हैं। लिखिएगा, बेसोफिल्स सबसे कम होती हैं। और जो मोनोसाइट हैं, क्या मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है? लिखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, WBC के अंदर की बात कर रहे हैं और इधर की भी इसको बात करें तो सबसे छोटी, ये हो गई सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो यहाँ देखिएगा दोबारा से कि सबसे WBC के अंदर सबसे बड़ी कोशिका बोले तो मोनोसाइट, सबसे छोटी कोशिका बोले तो लिम्फोसाइट, सबसे ज़्यादा संख्या में बोले तो भाई न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे, और सबसे कम संख्या में बोले तो आपको बोलना है, सबसे कम संख्या में बोले तो आपको बोलेंगे, क्या बोलना है आपको? वेसोफिल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक सुन लीजिएगा। अब मैं यहीं पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा फिर नहीं बढ़ेंगे। देखो यहीं पर देखिएगा, बेसोफिल्स का काम क्या है? बेसोफिल्स का काम होता है हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न होती है ना, एलर्जी को कम करते हैं। कौन? बेसोफिल्स। जो पदार्थ हमारे शरीर को, जैसे धूल है, हम जैसे रास्ते में आते हैं तो किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, खांसी जुकाम जो हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली मुझे भी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं जैसे गाँव में जाता हूँ तो वहाँ धूल वगैरह वैसा होता है, वही तुम्हें पता है, तो मुझे खुद को जुकाम खांसी वगैरह लग जाती है। तो वहाँ पर जो बेसोफिल्स से काम करते हैं, तो जब एलर्जी होती है, क्या ध्यान से सुनिएगा, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी होती है ना सर, तो एलर्जी जब होती है हमारे शरीर में तो एक पदार्थ सीक्रेट होता है, केमिकल सीक्रेट होता है हमारे शरीर के अंदर से, जिसको क्या बोलते हैं? हिस्टामिन।
हिस्टामिन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है, हिस्टामिन, क्या हिस्टामिन, ठीक है, केमिकल सीक्रेट होता है, लिखिएगा हिंदी में लिखिएगा हिस्टामिन, हिस्टामिन नाम का एक केमिकल पदार्थ सीक्रेट होता है, वही जिम्मेदार होता है। जितना हिस्टामिन ज़्यादा आपके शरीर के अंदर सीक्रेट होगा उतनी ही एलर्जी ज़्यादा होगी। इन सभी को कम करने का काम कौन करता है? आपका बेसोफिल्स। और कभी कभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है तो जो एसिनोफिल्स होते हैं ये भी काम करते हैं आपके जो एलर्जी को कम करने में, ये भी हेल्प करती है। कौन सी? एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये दोनों ही एलर्जी को कम करने में सहायक होती हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया आते हैं उन पर अटैक भी यही करने का काम करती है एसिनोफिल्स। वायरस वगैरह आते हैं तो एसिनोफिल्स उसमें हेल्प करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स वाला जो पार्ट है, जो बैक्टीरिया जाते हैं हमारे शरीर के अंदर उनको ज़्यादा नष्ट करने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं। एक्चुअल में ये जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मोनोसाइट, जो मोनोसाइट सेल होती हैं, मोनोसाइट को मेमोरी सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहीं पर समझ लो, इनको मेमोरी सेल भी बोलते हैं। क्या? मेमोरी सेल, ठीक है, इनको मेमोरी सेल भी बोलते हैं। सर मेमोरी सेल इनको क्यों बोलते हैं? देखो इनका काम क्या होता है, थोड़ा समझ लो। देखो लिखाने से अच्छा है कि आप सीधा दिमाग में छाप लो। अब मैं लिखाऊंगा तो बहुत सारा हो जाए, क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, आप देखते नहीं हो फिर। देखो तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको। देखिए जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट जो सेल होती हैं, ये इनको मेमोरी सेल भी कहते हैं। मेमोरी मतलब यादगार सेल भी होते हैं। क्या? यादगार। यादगार कैसे? मतलब देखो शरीर में अगर आपको कभी पोलियो हुआ हो, ठीक है, जो वैक्सीनेशन भी इसी में दी जाती हैं, वैक्सीनेशन वगैरह दी जाती है ना, इसी में दी जाती हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन। जब किसी को वैक्सीन लगे, देखो जब छोटे थे तो पोलियो पिलाया जाता था, भाई एक एक बूंद पिलाई जाती थी कि नहीं पिलाई जाती थी? बिल्कुल पिलाई जाती थी। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में क्या है समझिएगा, अगर कोई भी एंटीजन, कोई भी हानिकारक रोगाणु मेरे शरीर में आज प्रवेश करता है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी रोगाणु आज पहली बार प्रवेश किया तो इनको तो खैर पता नहीं था कौन आया कौन नहीं आया, तो देखेंगे पहले ये सभी बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार क्या करेंगे, उसको मार देंगे, काट का कूट के उसको बाहर निकाल दे, ठीक हो जाएगा आदमी। दूसरी बार क्या होता है, जब दूसरी बार वही जाते हैं रोगाणु जो पहले जिन्होंने दस्तक दी थी, अगर वही रोगाणु दोबारा से शरीर के अंदर आते हैं, जो पहले रोगाणु एंट्री की थी वही अगर दोबारा से आते हैं तो ये पहले छापा मार लेते हैं। ये क्या करते हैं, स्कैनिंग कर लेते हैं कि अगर कोई पुराना आदमी आता है तो उसको तुरंत पहचान लेते हैं। पुराने आदमी को कौन पहचानने का काम करते हैं? तो मोनोसाइट। क्या बताएंगे? मोनोसाइट जो भी रोगाणु होते हैं, जो हानिकारक जो रोगाणु हैं, जो पहले शरीर में एंट्री कर चुके होते हैं, वो अगर इन फ्यूचर कभी भी हमारे शरीर में आएंगे तो तुरंत पहचान लेंगे मोनोसाइट। ये इनको तुरंत पहचानेंगे तो फिर क्या होगा भाई, इनको तुरंत ही खलास कर दिया जाएगा, तुरंत मार दिया जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये कहानी? आपको ये कहानी समझ आए? इस कहानी से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा टपकते हैं। एक बार दोबारा पुनः सुन लीजिएगा और मेरे साथ में बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। जो कणिकामय होती हैं, कणिकामय जो पार्ट होता है आपका WBC का, इसको 3 भागों में बांटते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। जो एकणिकामय जो पार्ट होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्वेश्चंस को देखिएगा, शरीर में सबसे ज़्यादा, शरीर की बात नहीं करूंगा मैं, WBC की बात करेंगे हम, WBC की बात करेंगे। WBC में सबसे ज़्यादा कोशिकाएं किसकी होती है सर? किसकी होती है? तो आपको बताएंगे न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स की, सबसे कम होती है बेसोफिल्स की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है सर? मोनोसाइट की। सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी लिम्फोसाइट की। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ बोलिएगा भाई, बहुत पूरा एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा समझिएगा, चीज़ों को बेहतर बनाएंगे तो बेहतर हो पाएंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक तो बात कर ली सर हमने, बात कर ली कि नहीं कही सर? पूरी बात कर ली सर WBC के बारे में। अब कुछ रह गया है क्या? हाँ जी बोलिए, कुछ रह गया है क्या? WBC कंप्लीट हो गया? नहीं, WBC में अभी बाकी है। अभी देखिएगा WBC के में और भी बहुत कुछ बाकी है। और क्या बाकी है देखिए WBC के बारे में अभी देखिएगा। WBC में क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख लो। जब WBC की संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, क्या WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है? क्या WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है? जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है, लाइक 60 से मतलब 50,000 से लेकर अगर 60,000 हो जाती है,
50,000 से लेकर 60,000 इतनी हो जाती है ना WBC की संख्या। वैसे कितना बताया मैंने, 8 से 10,000 बताया, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होता है सर, ल्यूकेमिया हो जाता है। क्या एक डिजीज़ का नाम है, जैसे लिखिएगा लिखिएगा मेरे साथ में, लिखिएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया नाम की डिजीज हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। अब ल्यूकेमिया कब होती है, ल्यूकेमिया होती है तो इसी को हम कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्या, इसी को हम ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं, इसी को हम ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं, ठीक है सर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, सर कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैंसर के अध्ययन की बात करें, यहीं पर लिख लीजिएगा, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। लिखिएगा ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के नाम से कैंसर के अध्ययन को जानते हैं। सर कैंसर होता क्या है एक्चुअल में, कैंसर होता क्या है, कैंसर तब होता है जब कोई ट्यूमर बन जाता है, या बात करूं तो अनकंट्रोल्ड जब सेल डिवीजन होता है। क्या, एक लिमिट से ज़्यादा सेल डिवीजन अगर होने लग जाता है तो उस कंडीशन को भी हम क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो WBC की ज़्यादा संख्या हो जाती है उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। या ब्लड कैंसर भी इससे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। देखो सब, और दूसरा पॉइंट लेके आया, अगर WBC की हमारे शरीर में की कमी हो जाती है, WBC की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिखिएगा मेरी तरह ही लिखिएगा, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं जब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब यहीं से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, लिखिएगा, नोट कर लो। अगर जो WBC की जो संख्या है, WBC संख्या अगर कम हो रही है किसके कारण, HIV वायरस के कारण अगर उनकी संख्या कम हो रही है, HIV बोले तो एड्स, लिखिएगा यहाँ पर एड्स। अगर एड्स के कारण जब किसी व्यक्ति को जो एड्स हो जाता है तो उस टाइम भी जो WBC की संख्या है बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम ही रह जाती है शरीर के अंदर। तो वहाँ पर भाई प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को भी देख लीजिएगा एक बार। तो जब WBC की संख्या अगर नॉर्मली कम होती है तो ल्यूकेमिया बोल देते हैं, ठीक है भाई। अगर भाई कब HIV वायरस और एड्स की कमी से, अगर एड्स अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को, जब डिक्रीज इनका होता है तो भाई समस्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा आप समझ लो HIV के बारे में और एड्स के बारे में। क्या, एड्स बीमारी होती है तो उसमें एक्चुअल में जो रोग वाहक जो कारण होता है वो होता है HIV वायरस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, HIV। सबसे पहले इनकी फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे, फुल फॉर्म, तो वो लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा HIV की फुल फॉर्म लिखिएगा सबसे पहले। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन, लिखिए मेरे साथ में, लिखिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं इसको, डेफिशिएंसी वायरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर डेफिशिएंसी लगाना जरूरी है, यहाँ पर डेफिशिएंसी जरूर लगाइएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कभी कभी यहाँ पर डेफिशिएंसी आपको नहीं देगा और ये कुछ दूसरा दे देगा ऑप्शन, तो आप गलत हो जाएगा। तो लिखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और आप एड्स की भी फुल फॉर्म आपको लिखना जरूरी है, AIDS, एड्स की फुल फॉर्म लिखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज होता है एक तरीके से, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों की फुल फॉर्म आपको समझ आया कि नहीं आया। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं एड्स को। सर इसमें होता क्या, सर एड्स होता कैसे है, तो समझ लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। एजुकेशन जो क्लास के, जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपकी रियल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैच खाता है। तो आपको सतर्कता बरतनी है। क्या क्या सतर्कता आपको बरतनी है, थोड़ा सा आपके जीवन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको एड्स हो गया तो इसका आज तक कोई भी प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं बना है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो उसको फाइनली एक दिन मरना ही पड़ेगा। अभी तक कोई भी इसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हुआ है, कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं है एड्स का। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, चीज़ों को मैं अभी समझा रहा हूँ।
क्या क्या कारण है कि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है और आखिरकार उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा कि एड्स अगर बीमारी होती है आपको, क्या एड्स अगर बीमारी होती है तो इनके पीछे कारण क्या होते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो कारण समझ लो, क्या कारण लिखिएगा, कारण लिखा दूँ क्या, लिखो कारण, यहीं पे लिखा देते हैं कारण, देखो इसके कारण देख लो भाई। पहला कारण होता है, क्या क्या कारण होता है लिखिएगा। पहला कारण मैं तो इसी को लिखता हूं, सेक्सुअल, ठीक है। अगर आप HIV से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ अगर आप सेक्सुअल संबंध बनाएंगे, क्या अगर HIV पीड़ित के किसी व्यक्ति के साथ अगर आप क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे या सेक्स करते हैं, नॉर्मली मैं खुल के बोलता हूँ, अगर HIV से कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर आप उसके साथ सेक्स करेंगे तो आपके अंदर क्या आ सकता है भाई, आपके अंदर HIV वायरस एंट्री करेगा तो फिर आपको हो जाएगा एड्स। क्या हो जाएगा, एड्स। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, एड्स बीमारी का तुरंत पता नहीं चलता कि तुरंत बीमार हो गई, जैसे जुकाम खांसी हुआ तुरंत पता चल जाता है कि बीमारी, ये थोड़ा सा दीर्घकालीन बीमारी है। इसका 5-10 साल में तो हमें पता चलता है कि हमें एड्स हो गया, ठीक है भाई। और जब पता चलता है तो फिर लेकर के ही तुरंत जाता है ये एड्स। एड्स क्या है, तुरंत हमें लेकर के जाता है, कहीं छोड़ता नहीं है, मौका नहीं देता है ये, ठीक है। तो सेक्सुअल जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें सावधानी जरूर बरतिएगा आपके पार्टनर के साथ में, कि आपका पार्टनर कैसा है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपनी लाइफ के लिए बता रहा हूँ आपकी को, जब भी सेक्सुअल रिलेशन किसी से भी बनाते हैं तो ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ क्लियर कि सेक्सुअल रिलेशनशिप से ये आपका फैलता है, क्या, एड्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कुछ जो ब्लड है ना, ब्लड ट्रांसफ़र करते ना, अगर आप किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करते हो या ब्लड डोनेट करते हो तो, या किसी का ब्लड आप ले लेते हो तो इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है तो उसका ब्लड अगर आप ले लेते हो तो आपको भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखें तो तीसरा पॉइंट बोले तो, और जो इन्फेक्टेड निडल, अगर कोई निडल है जैसे इंजेक्शन सुई वगैरह होती है, अगर उस सुई से अगर किसी HIV पीड़ित किसी व्यक्ति को उस निडल से पहले इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया, अगर उसी का यूज आपके साथ में किया जा रहा है या आपके लिए किया जा रहा है तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने जीवन में सावधानी रहिएगा, बरतिएगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा खात्मा ना भुगतना पड़े भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर बताइएगा, ठीक है। सर इसके लिए एक टेस्ट और होता है, ध्यान सुनिएगा, जो ये है एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम लिख लो, टेस्ट लिख देता हूँ पहले, टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। सर टेस्ट का नाम देखो, आपसे पूछेगा कि एड्स बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो आप बताएंगे एलिसा। तो एक तो क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ लेगा यहाँ से, ये नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा टेस्ट कौन सा होता है, ये भी नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा सर इसकी फुल फॉर्म ही बता दे भाई हम मुझे, तो फुल फॉर्म आप लिख लो। फिर देखो एड्स की जो टेस्ट होता है इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एशे, लिख लीजिए, इसको छाप लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। तो टेस्ट कौन सा कराते हैं एड्स के लिए, एलिसा टेस्ट कराते हैं। टेस्ट का नाम क्या है, जब एड्स हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, एड्स की जांच के लिए हम करवाते हैं एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। सर इसके लक्षण भी तो बता दो हमें, क्या पता हो गया हो, हाँ लक्षण भी चाहिए, क्या बताएंगे भाई। देखो इसमें शरीर का वेट बहुत ज़्यादा लूज होने लगता है और भूख, वेट लूज होता है लगातार, रेगुलर जब हो जाता है ना किसी को तो वेट लूज होने लगता है। और क्या होता है, हमें भूख लगना भी बंद हो जाता है, क्या हमें भूख लगना बंद हो जाता है, और लेकिन लंबे समय तक हमें बुखार भी रहने लगता है, क्या लंबे समय तक बुखार रहने लगता है, भूख लगना बंद हो जाता है, वेट का बहुत ज़्यादा लूज होने लगता है, और जो फीवर बहुत ज़्यादा, मतलब बार बार फीवर होता रहता है। तो ये कुछ बेसिक हैं, ठीक है, बेसिक सिम्टम बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट थोड़ा सा आपको बता दिया, समझा दिया, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझ आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पूरा का पूरा समझ लो, आया कि नहीं आया। अब बढ़े फिर आगे फिर शुरू करते हैं, हमारा प्लेटलेट्स वाला जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसको कवर करेंगे। फिर
यहाँ तक छाप लिया कि भाई बताइए छापा कि नहीं छापा। यहाँ पर एक बार रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर लीजिएगा। जो WBC है, WBC में की जो कमी हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, WBC की कमी होती है तो ल्यूकेपेनिया रोग हो जाता है, और जब ज़्यादा होते हैं तो ल्यूकेमिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और सभी चीज़ें बता दी, चलो छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई किसी किसी को लगता होगा कि सर आप बार बार रिपीट बहुत करते हो, तो एक्चुअली क्या है, देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई, कमेंट करके जरूर बता देना। आपके दिमाग में भाई छपना चाहिए, अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी ना, अगर आपको कहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम में मिलेगा ना भाई, बहुत मजा आएगा। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, ये तो मेरा खुद का विश्वास कहता है, मेरी मेहनत कहती है कि मैं जो आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो इसको अगर आपने कवर कर लिया तो भाई कुछ भी बाहर नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा अब यहाँ पर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बोले तो बिम्बाणु, क्या बोले, बिम्बाणु, ठीक है, बिम्बाणु लिखेगा, बिम्बाणु, ठीक है। इसकी खोज लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा, इसकी सर खोज किसने की थी, सर इसकी खोज की थी विलियम ऑस्लर ने, क्या लिखेगा, विलियम ऑस्लर साहब ने इसकी खोज की थी। किसकी, प्लेटलेट्स की किसने खोज की थी सर, खोज की थी सर ऑस्लर ने। सर इसका काम क्या होता है पहले ही समझ लो, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, क्या, ब्लड का थक्का जमाना इसका काम होता है। नेक्स्ट लिखेगा, इसकी जो संख्या है, संख्या कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है, सर इसकी 4.5 लाख से लेकर के 5.5 लाख आपको देखने को मिल सकती है, 4.5 से 5.5 लाख इसकी संख्या हमें देखने को मिलती है। सर इसका जीवन काल कितना होता है, WBC है जो प्लेटलेट्स है, इसका जीवन काल कितना होता है ये बताइएगा। इसका 2 से 4 दिन ही होता है, कितना दिन होता है, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में, और पॉइंट क्या हो सकते हैं इसके बारे में, WBC के बारे में, हाँ इसका जो उपनाम भी तो लिख लो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसी को हम थ्रोम्बोसाइट, इसी तरीके से लिखो, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसको, इसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। खोज किसने की, विलियम ऑस्लर ने। संख्या कितनी, 4.5 से, कहीं कि 2.5 से भी मिल जाएगा आपको, 2.5 लाख से भी 4.5 भी मिलेगा, लेकिन मैंने एक्चुअली उसी के NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ, तो थोड़ा समझिएगा, इसी के एवरेज आप टिक कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। और जो 2 से 4 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। कितना जीवन काल होता है, 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। अरे सॉरी 2 से 4 दिन नहीं होता इसका, 2 से 4 दिन नहीं होता भाई इसका जीवन काल। उस WBC है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो WBC है, WBC का होता है, मैं जो जीवन काल होता है कितना होता है WBC का, 2 से 4 दिन WBC का जीवन काल होता है। कहीं मैंने अगर गलत बता दिया हो तो नोट कर लीजिएगा एक बार। जो WBC है ना, मैंने गलत लिखा दिया हो तो लिखिएगा वहाँ पर, WBC का तो 2 से 4 दिन का होता है, WBC का 2 से 4 दिन होता है। लेकिन जो आपका प्लेटलेट्स वाली जो सेल्स होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का होता है। कितने का होता है, 8 से 10 दिन। अगर उसमें थोड़ा भी मिस्टेक हुआ हो तो मैं आपको तुरंत उसके बारे में बता दूंगा, या कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें देखो ऐसी होती है एक्चुअली, जब पढ़ाते हैं ना, अगर आप भी यहाँ पर होंगे तो कभी कभी हम सबको जानते हुए चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ये इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को जानते नहीं, समझते नहीं, तो कभी कभी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, बाई मिस्टेक इधर से उधर हो जाती है, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट किया करो, ठीक है भाई। चलो तो ये इसको थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा। WBC में कितना होता है, 2 से 4 दिन, और जो आपकी प्लेटलेट्स हैं इसमें 8 से 10 दिन होता है। अगर मैंने उसमें गलत लिखा दिया होगा तो बस, और कोई पॉइंट उसमें गलत नहीं लिखाया मैंने, ठीक है। वैसे तो कोई भी पॉइंट में गलत लिखाता ही नहीं हूँ। सर इसका जो निर्माण कहाँ होता है ये बताइएगा, निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण की मैंने कहाँ बताया था, इसका निर्माण बताइएगा। इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निर्माण होता है आपका बोन मैरो में, कहाँ, अस्थि मज्जा, लिखो बोन मैरो, लिख लो एक बार, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ फिर। बोन मैरो में सर इसका निर्माण हो जाता है, किसका, प्लेटलेट्स का बोन मैरो के अंदर निर्माण होता है। और ये मरती कहाँ है सर, ये ब्लड में मर जाती हैं,
ब्लड में ही ये मर जाती हैं। समझ आया कि नहीं है? ब्लड में ये मर जाती हैं। डेथ भी कहाँ होती है? ब्लड में होती है। रीजनरेट भी ब्लड में हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स हैं ना का जो प्लेटलेट्स, ठीक है, जो प्लेटलेट्स हैं इनका रेशियो कितना होता है? लिख लीजिएगा। इसका होता है 600/140, ठीक है। ये इसका रेशियो होता है, इसको भी ध्यान रखो। थोड़ा सा पानी पीता हूँ, गला थोड़ा सा बैठ रहा है। ठीक है भाई, समझ आया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं सर इसका प्लेटलेट से बीमारियों का काम क्या होता है? काम होता है इसका रक्त का थक्का जमाना। ब्लड का जिसका काम हो क्या होता है? इसका जो काम होता है, काम की बात करें तो काम क्या होता है सर? ब्लड का थक्का जमाना। क्या करना? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं इसे, ब्लड क्लॉटिंग। क्या करना? इसका काम क्या है सर? ब्लड क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है सर। किसका काम करता है? जो प्लेटलेट्स हैं ये काम किसका करती हैं भाई? ब्लड है उसका थक्का जमाने का काम करते। थक्का कैसे जमाएंगे सर? ये समझ नहीं आया क्या? मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप काट लिया आपने, बहुत से आशिक लोग होते हैं काट लेते हैं भाई चाकू से और किससे, ब्लेड वगैरह से काट लेते हैं अपने हाथ वगैरह को, या चोट लग जाती, छोड़ो उसको। अगर कहीं से चोट लगी, आपके चोट लगी, खून निकला और उसको थोड़ी देर दबा के रखा तो खून बंद हो जाता है? नहीं होता है सर? होता है। तो उसी को करने का काम करते हैं ये प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या प्लेटलेट का काम क्या है? इनका काम है भाई प्लेट लगा देना। प्लेट लगा देना मतलब थक्का लगा देना, जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलेगा। सर ब्लड को ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अब बता रहे हो कि ब्लड का थक्का जमाने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को थक्का जमाने का काम करते हैं। लेकिन ब्लड को जमने कौन नहीं देता है? ब्लड को हमारे शरीर के अंदर जमने कौन नहीं देता है? तो हिपेरिन। कहाँ लिखेंगे? तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे तो ये हो सकता है वो चलता चलता रुक जाए। ब्लड यहाँ से शुरू हुआ, इसने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, ये पे रोक लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा रुकने को। तो हिपेरिन बेटर होता है भाई। यहाँ पर एंट्री किसी को नहीं है, भगो आगे निकलो। तो आगे निकलने के लिए ऑर्डर कौन देता है? हिपेरिन। क्या देता है? हिपेरिन। तो हमारे ब्लड को और शरीर के अंदर कौन नहीं जमने देता है? हिपेरिन। और ब्लड को जमाता कौन है? प्लेटलेट्स जमाने का काम करते हैं। वो पूरा डिटेल प्रोसेस अभी बताऊंगा कैसे जमाते हैं। तो लिखिएगा ब्लड में हिपेरिन लिखिएगा, ठीक है। ब्लड को जो जमने से कौन होता है? हिपेरिन। क्या? हिपेरिन नाम का जो पदार्थ होता है वो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है हमारे शरीर के अंदर। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब बताओ सर थक्का कैसे बढ़ता है? ये चीज़ तो बता दो। तो थक्का बढ़ने में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? देखो, एक तो इसमें कैल्शियम भी आता है। कैल्शियम की बात करें, ठीक है, कैल्शियम। इसमें विटामिन भी आता है, विटामिन के आता है इसमें, विटामिन के आ गया। थर्ड पॉइंट लिखें। और इसमें प्रोटीन, जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं ना, क्लॉटिंग प्रोटीन लिखिएगा, क्लॉटिंग प्रोटीन। क्या? क्लॉटिंग प्रोटीन। तो देखिए हम एक बार देखिए दोबारा से, क्या कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं थक्का जमाने के लिए? थक्का जमाने के लिए आपके ये तो कैल्शियम और विटामिन के और क्लॉटिंग प्रोटीन, ये तीन चीज़ें सहायक होती हैं। अब मैं लिख देता हूँ, दूसरे पेज पर लिखूंगा। अब इसको हटाते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, चलो जल्दी करते हैं। आराम से बहुत करा दिया, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। लिखिएगा अब थोड़ा सा, ठीक है भाई। चलो, कौन कौन चीज़ें होती हैं हमारे जो थक्का बनाने के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझिएगा अच्छे तरीके से। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर लिखिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा, लिखना चाहो तो क्लॉटिंग फैक्टर। क्या? क्लॉटिंग फैक्टर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? क्लॉटिंग फैक्टर, हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, ठीक है। थक्का जमाने वाले कारक वो लिखे, तो हिंदी में बोले तो थक्का जमाने वाले कारक। थक्का को जमाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं ये लिखिएगा। पहला लिखिएगा कैल्शियम, हिंदी में लिखिएगा कैल्शियम। दूसरा लिखिएगा विटामिन। विटामिन कौन सा होता है इसमें? के। और होता है प्रोटीन। कौन सा होता है? एक जो
क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ब्लड को क्लोटिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं, इनको मिला करके बनता है आपका क्लोट। क्या बनता है? क्लोट, ठीक है। बोले तो थक्का बन जाता है यहीं पर, इसी से बनता है आपका क्लोट, ठीक है। क्लोट या थक्का, ध्यान हिंदी में लिखे तो हिंदी में लिख लो आराम से, थक्का क्या बन जाता है? ब्लड का थक्का बन जाता है। किन के जियोसिन से? सर प्रोटीन्स के बारे में मुझे एक बार बता दो। तो प्रोटीन्स के बारे में लिखिएगा एक बार, सभी लिखना चाहो तो लिखिएगा। प्रोटीन होती है तो थ्रोम्बिन होती है। कौन सी होती है? थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन। दूसरा लिखिएगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरी होती है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी प्रोटीन्स इसमें हेल्पफुल होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे ब्लड क्लोटिंग होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को लिखते हो जाइएगा, जिससे और भी चीज़ें आपको समझ में आ पाए। तो ब्लड क्लोट कैसे बनता है? अब क्लोट समझ लो, ब्लड क्लोट ही कैसे बनता है वो चीज़ थोड़ा सा समझ लो, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। देखो भाई समझिएगा, क्लोट कैसे बनता है, थक्का कैसे बनता है, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस देखो लो। क्या लिखिएगा? ब्लड लिखना चाहो तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस क्या होती है। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस पूरी प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये हैं, ये आपकी जो कोई भी वेन है या सिरा जो आर्टरी है, कोई भी नस है, ये से कोई वाहिका है, इसमें ब्लड यहाँ से यूँ बह रहा है, ये ब्लड बह रहा है यहाँ पर, ये ब्लड इसमें जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से फट जाती है। यहाँ से जैसे फटेगी तो ब्लड यहाँ से इधर यूँ निकलेगा। ब्लड यहाँ पर जैसे ही निकलेगा, ब्लड कहाँ निकलेगा सर? यहाँ पर निकलेगा। यहाँ पर थोड़ी देर जहाँ जो टिश्यू हैं ये इंजर्ड हो जाएंगे, जो ऊतक होते हैं आपके कैसे हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। धीरे धीरे टिश्यू क्या हो जाते हैं? यहाँ पर डेड हो जाते हैं, इंजर्ड टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू हो गए, यहाँ पर हो गए, हुए कि नहीं हुए? इंजर्ड टिश्यू हो जाता है तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर विटामिन के, क्या विटामिन के आता है। यहाँ पर इधर से क्या आता है? विटामिन के आता है, जो कि लीवर से भी आता है। तो यहाँ पर विटामिन के आता है। और फिर क्या होता है हमारे शरीर में? मैंने बताया आपको प्लेटलेट्स काम करती हैं। एक तो ये ब्लड, यहाँ पर इंजर्ड टिश्यू हो गया तो यहाँ विटामिन के बना, इसी के साथ इसमें आता है प्लेटलेट्स। तो ब्लड से एक चीज़ और आती है, इसके साथ में जुड़ जाती है प्लेटलेट्स। क्या? प्लेट, एक बार रुकिएगा, प्लेट जो लेट्स है ना, ठीक है। अरे इसको जो प्लेटलेट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ जो है आपके विटामिन के साथ जब प्लेटलेट्स जुड़ती है, थोड़ा सा देखिएगा, कुछ गड़बड़ी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा विटामिन के और जो प्लेटलेट्स जब मिलती हैं तो बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनता है? हिंदी में लिखो, चलो हिंदी में लिखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या कब बनता है? विटामिन के और प्लेटलेट्स मिलती हैं तो क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, आगे देखिएगा क्या क्या होता है जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। यहाँ देखिएगा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम के साथ इसके साथ जुड़ता है तो फिर क्या बनता है? देखिएगा कैल्शियम अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो फिर बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या बन जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोसेस को एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा, आपको समझिएगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिवेट फॉर्म में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यही पाया जाता है, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, जैसे पेप्सिनोजन है वो भी इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, वो बाद में एक्टिवेट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम इसके साथ मिलता है तो क्या बनता है आपका? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन के साथ ध्यान से देखिएगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है यहाँ लिख देता हूँ आपका प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ में अगर हम फाइब्रिनोजन मिलाते हैं, क्या? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजन, जब प्रोटीन इसके साथ में आता है तो फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिन। थोड़ा सा समझिएगा एक बार,
फाइब्रिन बन के तैयार हो जाता है। जब फाइब्रिन बन जाता है तो यहीं पर बन जाता है ब्लड का क्लोट, थक्का जम जाता है। ये प्रोसेस है, एक बार दोबारा समझिएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझ में आपको अच्छे तरीके से नहीं आया। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या बनता है हमारे शरीर के अंदर, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनता है, जब हमें थक्का जब खून निकलता है हमारे शरीर से तो बनता है सबसे पहले क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बन जाता है तो वो कैल्शियम के साथ क्रिया करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा तो बनता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन के साथ अगर फाइब्रिनोजन ऐड हो जाता है, जब सहायता करता है तो फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन को ही रक्त का थक्का बोलते हैं, फाइब्रिन को ही रक्त का थक्का बोलते हैं। एक जाल बना लेते हैं, इस तरीके से एक जाल बना लेते हैं, फिर ब्लड का जो बहाव है वो बिल्कुल रुक जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार इसको थोड़ा समझ लो और फिर आगे की चीज़ें मैं बढ़ा देता हूँ आपको, जैसे चीज़ें समझ में आ पाएँ। ठीक है, तो ब्लड का थक्का मैंने समझा दिया आपको। चलो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर कि ये तो बता दिया ब्लड का थक्का हमारे शरीर में, हमारे जो ब्लड का थक्का जमाता है वो जमाते हैं आपकी प्रोटीन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। सर एक चीज़ और बताइए, जो बैंक होते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता, ब्लड बैंक के अंदर खून क्यों नहीं जमता, ये बताइएगा। बताइए ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता, लिखिएगा यहाँ पर। एक होता है आपका कैल्शियम सीट्रेट और सोडियम ऑक्जीलेट। ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड बैंक में क्या, जो क्लोटिंग क्यों नहीं हो, किसके कारण नहीं होते हैं, तो ब्लड बैंक में वही क्यों नहीं होती है, कैल्शियम सीट्रेट और सोडियम ऑक्जीलेट के कारण ब्लड बैंक में, लिखिएगा, ब्लड बैंक में रक्त जमता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड जो बैंक होती है उनमें जो खून है वो किसके कारण नहीं जमता है, तो आपको बताना होगा कैल्शियम सीट्रेट और सोडियम ऑक्जीलेट। लिखिएगा, कैल्शियम सीट्रेट और सोडियम ऑक्जीलेट के कारण ये ब्लड जमता नहीं है। ठीक है भाई, एक बार रुको, समझ आया ना, आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या होता है, देखो हमारे शरीर में जो WBC है, सॉरी प्लेटलेट्स हम पढ़ रहे हैं भाई, तो जो प्लेटलेट्स है इनकी संख्या भी कम हो जाती है। आपको पता है, अगर हमारे शरीर के अंदर, सुनिएगा, अगर हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स की संख्या अगर 50,000 तक रह जाती है, आपको पता डेंगू होता है, डेंगू मुझे भी हुआ था एक बार, तो आपको भी हुआ होगा, नॉर्मल बात है। जब डेंगू होता है जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, डेंगू रोग के बारे में बात करें थोड़ा सा, डेंगू ठीक है, डेंगू को बोले तो हिंदी में बोले वो हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, क्या बोलते हैं, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसी को समझ लीजिएगा, समझो थोड़ा सा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पैथोजन होता है, जो रोगजनक होता है, उसका नाम लिखिएगा रोगजनक की बात करें, या इसको इंग्लिश में लिखो तो लिख लो, कहीं कहीं पैथोजन लिखा मिल जाएगा, पैथोजन की अगर हम बात करते हैं तो पैथोजन होता है आपका अरबोवायरस। कौन सा, अरबोवायरस, लिखिएगा, कौन सा वायरस है, अरबोवायरस, अरबो विषाणु। क्या अरबो विषाणु के कारण होता है आपका, क्या होता है आपका होता है डेंगू। किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण। जो इसको एक्चुअल में वाहक कौन होता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसका वाहक की बात करें या वेक्टर या वाहक, दोनों को लिख लो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एडिस इजिप्टाई वायरस। कौन सा होता है, इसको वाहक होता है एडिस इजिप्टाई वायरस, उसका वाहक होता है, जो कि इसे क्या करता है, जो कि इसे लाने ले जाने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, डेंगू में क्या होता है, 50,000 से संख्या अगर ज़्यादा ही कम हो जाती है ना, तो हमारे शरीर में कुछ भी हुआ तो ब्लड रुकता नहीं है। क्या, ब्लड रुकता नहीं, कंटिन्यूस निकलता रहता, तो भाई फाइनली हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक ये भी समझ में आया होगा। मलेरिया के बारे में समझ लो, मलेरिया में भी कभी कभी ये डाउन्स हो जाती हैं। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ में कौन सा रोग वाहक की बात करें तो प्लाज्मोडियम। क्या, प्लाज्मोडियम, जिसमें मादा एनीफिलीज मच्छर होता है, वो क्या वाहक का काम करता है, और प्लाज्मोडियम उसमें क्या होता है, पैथोजन होता है। ठीक है, यहाँ तक जो ये समझ में आ गया होगा। अब इस कहानी को थोड़ा सा ऐसा करते हैं, एक बार देखता हूँ आपकी क्लास कितनी हुई,
एक बार फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा चीज़ों को। 52-53 मिनट की क्लास हो चुकी है और अभी तो आपका ब्लड ग्रुप में तो मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाना होगा भाई, ब्लड ग्रुप को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, समझाना है। तो ऐसा करते फिर कल की क्लास में कर लेते हैं भाई, बताइए कल की क्लास में करें क्या कि फिर आज करेंगे तो फिर जल्दी करना पड़ेगा मुझे कि करा दे भाई। चलो ऐसा करते करा ही देते हैं फिर, क्योंकि कोर्स अभी बहुत बच रहा है ना आपका। तो भाई ऐसा करो, लिख ही लो आप। लिखिए क्या भाई, क्लास तो बहुत बड़ा हो चुका है। बड़ा से तात्पर्य है कि देखो आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत फील होती है, अगर लाइव चैट का मैं अगर आपका रिप्लाई दे पाता तो आप भी थोड़ा सा लंबे समय तक बैठ सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ऐसा करते फिर कल ही करते रहने दो, ठीक है। कल पढ़ते हैं फिर हमारे जो ब्लड ग्रुप को कल पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपका बचा हुआ है उसमें, ब्लड ग्रुप को कल कवर करके और फिर हम ग्लैंड पढ़ेंगे और रोगाणु जो भी बीमारियां हैं डिजीज़ को पढ़ेंगे। एक टॉपिक और रह रहा है न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद हम सेल को शुरू करेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो बाकायदा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।